हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं स्पनिंग गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके कैरियर क्लासेस में। तो साथियों अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे लेखपाल के ज़रूरी दस्तावेज। यह लेखपाल जो जो डॉक्यूमेंट्स रखता है वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यह लेखपाल की शब्दावली। अब हम आज जानेंगे कि जो शब्दावली वाला हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर लेकर आया हूँ। इनको देखिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा और इनको तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो आइए साथियों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि इलाके का सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है। तो भैया इलाके का या हल्के का सारा रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था किसके पास होता है, तो वो आपके पटवारी साहब के पास होता है। ठीक है, लेखपाल साहब के पास होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक पटवारी का सीधा संबंध होता है किससे होता है। जो पटवारी होता है उसका संबंध होता है उसके अपने हल्के से। ठीक है, हल्के मतलब अपने क्षेत्र से या अपने इलाके से, जो क्षेत्र उसको दिया जाता है शासन की तरफ से कि आप भैया इस क्षेत्र के लेखपाल साहब हो और आपको ये क्षेत्र देखना है या इतने गांव देखने हैं, इतनी इतनी आपके अंडर में इलाका है, तो वो होता है उसका उससे सीधा संबंध किससे, पटवार वाले इलाके से। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि गिरदावर कानूनों पर नियंत्रण कौन रखता है। जो गिरदावर कानून हैं उन पर नियंत्रण कौन रखता है। तो भैया जो गिरदावर कानून है या गिरदावर कानून को है उस पर नियंत्रण रखेगा आपका तहसीलदार। तो कानून को पर भी निर्णय तहसीलदार रखेगा, क्योंकि तहसीलदार राजस्व का सबसे मतलब मेन आदमी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी मान लेते हैं। राजस्व का एक तहसील का तहसीलदार होता है, उससे ऊपर फिर आपका कलेक्टर होता है। ठीक है, अगर जिला स्तर की बात करें तो आपका डीएम या कलेक्टर होता है, और तहसील स्तर की बात करें तो तुम्हारा तहसीलदार होता है। अब उससे अगला सवाल देखते हैं कि किसी गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। हमने आपको बताया था कि जो कोई एक नक्शा होता है जो गांव के भूखंडों को दर्शाता है या जो मानचित्र होता है उसको सजरा कहते हैं या नक्शा कहते हैं। ठीक है, तो वो नक्शा हो गया इसका आंसर। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है। जो राजस्व विभाग या राजस्व प्रशासन है उसका सबसे छोटा पद क्या है या सबसे निम्नतम पद क्या है। तो आपको बताया था हमने राजस्व विभाग का सबसे छोटा नुमाइंदा कौन होता है, पटवारी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जमादारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। तो जो जमादारी प्रथा है इसका जो सबसे पहले स्टार्टिंग की थी तो इसकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ये बात याद रखना। ठीक है, किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है कि कलेक्ट्रेट के पद का सृजन किसने किया था। जो आपका डीएम का पद है या कलेक्टर का पद है इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी या इसका सृजन किसने किया था। तो इसका आंसर है वॉरेन हॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, ऊपर वाला भी। ये राजस्व जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि लेखपाल के कागज पर हस्ताक्षर होते हैं। जो लेखपाल के पास कागज होते हैं तो उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो वो होते हैं राजस्व अधिकारी के। राजस्व अधिकारी कौन होगा उसके ऊपर, या तो कानूनगो साहब होंगे या फिर तहसीलदार होंगे। ठीक है, उसके अगले बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि गाँव में या गांवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटवारी द्वारा। देखो गांव में जैसे भू राजस्व के जो भी कार्य हैं, आपकी ज़मीन का है या नहरों की सिंचाई का है, जो भी चार्ज जाता है किसान से, ठीक है, तो वो उसका जो भी वसूली करेगा वो पटवारी करता है। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले एक पद हुआ करता था अमीन। आप देखते थे गांव में आपासी लेते थे, सिंचाई का जो कर जाता था उसको आपासी कहते थे गांव क्षेत्र में। तो उसको पहले अमीन साहब लेने आते थे, लेकिन अब जो अमीन का पद है वो ख़त्म कर दिया गया है। आपने पहले लोग देखे होंगे रिटायर, बहुत सारे अंकल टाइप के आपको लोग मिलते होंगे, कहते हैं कि अमीन साहब हैं जी अमीन साहब हैं, ये अमीन साहब हैं। तो वो पहले थे वो पद, तो वो सब लोग रिटायर हो चुके हैं अब धीरे धीरे। तो नया पद अब अमीन का नहीं आता है, अब नई भर्ती जो है वो पटवारी की है, और सबसे छोटा पद जो है वो पटवारी का ही है। ठीक है, राजस्व विभाग का, तो वही वसूली का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गिरदावर कानून को जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति है। तो जो गिरदावर वाले जो कानून को साहब हैं वो किसके डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण करते हैं, तो वो जो पटवारी जो बनाता है डॉक्यूमेंट्स उसका निरीक्षण करता है। कौन, सॉरी, कौन करता है निरीक्षण उसका, कानून को, पटवारी के कानूनों का। ठीक, गिरदावर कानून को जिस व्यक्ति के अवलोकन निरीक्षण करता है वह व्यक्ति कौन है, तो वह है आपका पटवारी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तहसीलदार का प्रमुख कार्य है। तो तहसीलदार का प्रमुख कार्य है भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। जो भी भू राजस्व का प्रशासन है वो तहसील स्तर पे उसका पूरे का संचालन करना किसका कार्य है? तहसीलदार का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये हमने आपको बताया कि 1953 में ये आया था। 1954 में इसका ट्रायल हुआ था 2 जिलों से, एक सहारनपुर से और ये आपका मुजफ्फरनगर से। ठीक है। और उसके बाद में ये 1958 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो ये सवाल है पारित कब किया गया? तो पारित 1958 में किया गया। ध्यान रखिएगा। आपके पास ये सारी चीज़ों के नोट्स उपलब्ध हैं। मैंने ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ आज। ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका माइंड मैप बना रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे उन चीज़ों से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। तो किसके पास जमा करता है? तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लेखपाल बनाता है तो वो भैया अपने कानूनगो के पास जमा करता है। तो लेखपाल से ऊपर का जो अधिकारी है वो रजिस्ट्रार कानूनगो है। तो रजिस्ट्रार कानूनगो के पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेखपाल अपना जमा कर देता है। ठीक है। जब उसका सत्र पूरा हो जाता है, 1 साल पूरा हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा कि भारत में संपत्ति का अधिकार है एक। संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो भैया ये एक विधिक अधिकार है। ठीक है। विधि का अधिकार है, लीगल अधिकार है। ठीक है। विधिक अधिकार है। ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि अधिनियम कब पारित किया गया? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किया गया था 1950 में पारित। ठीक है। ध्यान रखना, नोट कर लेना अगर मैंने ना लिखा हो। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? तो एक आंदोलन हुआ था भूदान आंदोलन, अगर आपने नाम सुना होगा। तो ये आंदोलन जो है आपका भूमि सुधार से संबंधित है। तो भूदान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए है क्या। ये सबसे पहले विनोबा भावे जी द्वारा शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश से। ठीक है। नोट कर लेना, आंध्र प्रदेश में इसको विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था और ये बात है 1951 की। आपने एक जगह का नाम सुना होगा, अब तो जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो तेलंगाना उस समय एक जिला हुआ करता था, अब तो एक राज्य बन गया अलग। तो तेलंगाना के पोचमपल्ली, एक गांव का नाम है, एक कस्बे का नाम है तेलंगाना के पोचमपल्ली। तो भाई पोचमपल्ली से स्टार्ट किया था इन्होंने ये भूदान आंदोलन। ये चीज़ नोट कर लेना इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है आपने, कि भूदान आंदोलन किसने शुरू करा था? तो विनोबा भावे जी द्वारा शुरू करा गया था। ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया गया था और 1951 में शुरू किया था। लेकिन सवाल हमने आपसे पूछा है कि ये एक और बात बता दें आपको कि भूदान आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ हुआ? तो इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ, सबसे ज़्यादा प्रभाव भी हुआ, तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है। ये बात याद रखना। अब अगले बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा अच्छे से। 17वां क्वेश्चन समझते हैं कि भूदान आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य है तो इसमें 4 ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं है, सीधे आंसर ही लिख दिया एक। इसमें बताया था लोगों ने कि 4 अलग अलग ऑप्शन बना देते हैं, तो ये जो राइट आंसर है ये गलत है, ये इसके बारे में सही नहीं है। कि यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से बेसी भूमिहीनों को दान कर दी। ठीक है। तो भैया ये इसका जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है। स्वैच्छिक आंदोलन नहीं था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से अपनी बेसी भूमिहीनों को दान नहीं करी थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। तो ये क्वेश्चन शायद हो चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड है ये। रजिस्ट्रार कानून के पास मैंने बता रखा है आपको पहले। अगला सवाल देखिए 19 नंबर कि कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है जमींदारी उन्मूलन। ये सबसे पहला भूमि सुधार था भारत में। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन। अगला सवाल देखिएगा कि जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तब वह क्या कहलाता है? ये सवाल मैंने आपको बताया था, कई बार बताया इसके बारे में। तो भैया जब जिलाधीश जो होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो जब वो राजस्व वसूली का कार्य करता है तो वो मजिस्ट्रेट नहीं कहलाता, फिर वो कलेक्टर कहलाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो चकबंदी के भैया बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन ये एक उद्देश्य नहीं है। कौन सा बड़ा उद्देश्य नहीं है? अच्छा पहले मुझे बताओ चकबंदी का उद्देश्य क्या क्या है? किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में बताइए चकबंदी के उद्देश्य क्या क्या है। देखो चकबंदी के उद्देश्य बहुत सारे थे,
कि क्या था। पहले बताओ चकबंदी है क्या। तो चकबंदी क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1958 में इसको लाया गया था। सबसे पहले 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से इसको शुरू किया गया था या ट्रायल किया गया था। 1958 में ये पूरे भारत में, वो यूपी में सॉरी, लागू हो गई। ठीक है, तो इसका क्या काम था, उद्देश्य इसका मेन क्या था कि इसके में क्या था कि किसानों के जो छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे चक होते हैं, गांव में खेतों को चक कहते हैं, तो चकों में जो बटी हुई जमीन थी या भूमि थी उसको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता था। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया कि उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर है कि बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य नहीं है। बहुत बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती, तो ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन इनका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली। अभी मैंने बताया भूमि सुधार आंदोलन की सबसे ज़्यादा सफलता कहाँ मिली, भूदान आंदोलन को भी यही मिली और भूमि सुधार कार्यक्रम को भी सबसे ज़्यादा सफलता यही मिली। वो कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है, कलेक्टेड होता है। ठीक है, आपको पता ही है ये बात, कुछ भी नया नहीं है, सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला देखिए, राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। देखो एक राज्य जैसे आपका यूपी है और आपका जिला मान लिया आप जिस भी जिले से करते हैं अपना बिलोंग, तो इन दोनों के बीच के एक प्रतिनिधि कौन होता है, समन्वयक कौन होता है। राज्य की योजना है जिले तक कौन पहुंचाएगा, फिर जिले में उनको कौन मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन उनको अच्छे से कार्यान्वित करेगा, तो वो सारा काम करते हैं जिलाधीश साहब। ठीक है, तो ये सारा काम होता है जिलाधीश का। मैं आपको बता दूं, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, बात आगे जिलाधीश महोदय की, तो जो सही है वो सही है। तो हमारे पीलीभीत में जो इस समय जिलाधीश महोदय हैं उनका नाम माननीय श्री पुलकित खरे जी है। तो वो अभी तक के मेरे को लगता है कि अभी तक पीलीभीत में जितने भी शायद मजिस्ट्रेट साहब आए हैं उन सब में सबसे कुशल, सबसे पारंगत, सबसे अच्छे डीएम साहब माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, उनको आए 2-3 वर्ष हो गए पीलीभीत में, इन 2-3 वर्षों में उन्होंने पीलीभीत का बिल्कुल कायाकल्प कर दिया। अभी तक मुझे इस कहने में कोई दो राय नहीं है कि अभी तक पीलीभीत जिला में इतना कार्य कोई नेता तक नहीं कर पाया जितना कार्य हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने कर दिया। ठीक है, चाहे वहाँ के शहर विधायक हुए, चाहे वहाँ के सांसद साहब हुए, आए और चले गए, आते गए, गाते गए, बहुत सारे आए, लेकिन जितना कार्य माननीय श्री पुलकित खरे जी ने करा उतना किसी ने नहीं किया। तो मैं उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम विकास की स्थापना हुई। तो ग्राम विकास की जो स्थापना हुई है वो 1974 में हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, कि निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट आई है निकल के। जो चकबंदी होती है तो चकबंदी में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी भूमि, खाली भूमि पड़ी है, इन सबको इकट्ठा करके एक दूसरे को दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब किसानों का खेत इकट्ठा कर दिया जाता है। लेकिन और इसके अलावा जब कोई एक्स्ट्रा भूमि निकलती है, बचती है, तो उसको बोलते हैं गाँव में कि पट्टा हो जाता है। पट्टा का मतलब जैसे कोई खाली जगह बची नाप कूद के बाद, तो वो किसी गरीब इंसान को पट्टे में दे दी, इस तरह से, मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं होती उसको दे दिया जाता है पट्टा। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। तो भैया गांव में जो शमशान की भूमि होती है और जो आपके कब्रिस्तान की भूमि होती है, तो इसको चकबंदी के अधीन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसका कुछ भी इधर उधर नहीं करा जाएगा। जो शमशान गाँव में फिक्स हैं वहीं रहेंगे, जो कब्रिस्तान की जगह फिक्स है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो उसको इधर उधर नहीं किया जाता कि कब्रिस्तान आज यहाँ है कल वहाँ पहुँच जाए, या चकबंदी में उनको ले जाए, उस पर खेत बना दिया जाए, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना, शमशान और कब्रिस्तान है जो चकबंदी के अधीन नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला विभाजित होता है, तो जिला होता है वो किस में विभाजित होता है, तो जिला विभाजित होता है उपखंडों में। उपखंड कौन कौन से हो सकते हैं, उपखंड भैया जिला के हो सकते हैं, ब्लॉक भी हो सकते हैं उपखंड, तहसील भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें विभाजित होता है जिला, आप जानते ही हैं, जिले में पहले तहसीलें होती हैं, ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो ये उसके उपखंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, और शायद लास्ट क्वेश्चन भी होगा, हाँ नहीं, एक क्वेश्चन और है कि जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है। सॉरी, कौन कौन सा दायित्व, देखिए, जिलाधिकारी का भी कार्यवहन करेगा, कलेक्ट्रेट का भी कार्य वो करेगा, जिलाधीश एवं विकास अधिकारी का भी कार्य वो करेगा, या उपयुक्त सभी। तो भैया ये सारे काम जिलाधिकारी महोदय के ही होते हैं। ठीक है, ये सारे नाम उन्हीं के हैं, बस बदले हुए रूप हैं उनके। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है।
तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सवाल है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का जो उल्लेख है भारतीय सम्मान की 7वीं सूची में है, अनुसूची में, तो ये राज्य सूची में है। और आपको मैं बता दूं जो राज्य सूची के जो विषय हैं 47 है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना, राज्य सूची में जो विषय हैं वो 47। तो साथियों कैसे लगे आज के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी अपने जितने भी साथी हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास से जोड़िएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्वेश्चनों के बारे में या क्लासेस कैसी लग रही है आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।